हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 171 से क्वेश्चन नंबर 180 तक। क्वेश्चन नंबर 171, गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज W, द एंगल ऑफ रिपोज इज फाई एंड h इज द हाइट ऑफ द वॉल एंड द अर्थ रिटेन्ड इज लेवल, द एक्टिव अर्थ प्रेशर P ऑन अ रिटेनिंग वॉल इज गिवन बाय। आपको क्वेश्चन में एक रिटेनिंग वॉल दी गई है और उस पर जो सॉइल रिटेन है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर गिवन है। डेंसिटी अर्थ की कितनी है, W है, एंगल ऑफ रिपोज फाई दिया गया है और जो रिटेनिंग वॉल है वो कितनी, उसकी हाइट h है। आपको यहाँ पर पूछा है एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होगा, तो वहाँ पर तीन प्रकार के प्रेशर लगते हैं। एक एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, एक पेसिव अर्थ प्रेशर होगा और एक होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, या उसको कहा जाता है न्यूट्रल अर्थ प्रेशर। तो तीन प्रेशर यहाँ पर होंगे, तीनों के हम फॉर्मूले देख रहे थे। फॉर्मूले क्या होंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पेसिव अर्थ प्रेशर और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट या न्यूट्रल अर्थ प्रेशर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है रिटेनिंग वॉल, उसकी हाइट h है, डेंसिटी W और एंगल ऑफ रिपोज कितना है, फाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सरफेस पे यदि हम बात करते हैं तो प्रेशर कितना होगा, 0 होगा और जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाते हैं प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, टॉप पे 0 है और बॉटम पे मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना होगा, डेंसिटी इनटू रिटेनिंग वॉल की हाइट, W इंटू एच। अब हमें निकालना है टोटल अर्थ प्रेशर। टोटल अर्थ प्रेशर कैसे निकालेंगे, जो भी ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है, इस ट्राइंगल का हम क्या कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 बेस WH है और हाइट कितनी होगी, h। यहाँ से निकल जाएगा टोटल प्रेशर कितना होगा, 1/2 WH²। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये कहाँ पर लगता है, तो बॉटम से h/3 पे और टॉप से 2h/3, जो कि ट्राइंगुलर की क्या होगी, CG होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ पर लगेगा टोटल प्रेशर 1/2 WH²। अब हमें जो भी प्रेशर निकालना है, यदि पैसिव निकालना है, एक्टिव निकालना है या न्यूट्रल, तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि पैसिव अर्थ प्रेशर निकालना है तो 1/2 WH², इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 1 - sin फाई डिवाइडेड बाई 1 + sin फाई। इसी प्रकार यदि हमें पेसिव अर्थ प्रेशर निकालना है तो 1/2 WH², ये तो कॉमन रहेगा और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं KP से, जहाँ KP कोफिशिएंट ऑफ पेसिव अर्थ प्रेशर है और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 + sin फाई डिवाइडेड बाई 1 - sin फाई। और लास्ट है प्रेशर एट रेस्ट या न्यूट्रल अर्थ प्रेशर, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 WH² इंटू K0 कितना हो जाएगा, 1 - sin फाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस कर लिए तीनों। अब इन तीनों में रिलेशन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, किसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है और किसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1/2 WH², ये तो तीनों में कॉमन है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे तीनों को, उनके कोफिशिएंट से। हम देख लेंगे जिसका भी कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा उसका मान ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर हम देखते तीनों के कोफिशिएंट, KA इसमें 1 - sin है ऊपर, KP इसमें 1 + sin फाई है और K0 में 1 - sin फाई। तो फ्रेंड्स इसमें यदि हम देखते हैं कोफिशिएंट, तो जो KA होता है वो सबसे कम होता है, KA, क्योंकि 1 - sin तो ये कम हो जाएगा और 1 + sin ये ज़्यादा होगा, तो कम डिवाइडेड बाई ज़्यादा से हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस होगी। तो इसीलिए KA की वैल्यू सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है KP की वैल्यू, क्योंकि 1 + sin फाई किया है और 1 - sin फाई। तो ये हम जब KP निकालते हैं तो KP ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा KP होगा और सबसे कम KA, और न्यूट्रल जो है वो सेंटर में होगा, बीच में होगा दोनों के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम रिलेशन क्या निकालेंगे, KP ग्रेटर देन K0 ग्रेटर देन KA। तो जो PP होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद P0 होगा और लास्ट में PA। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन तीनों में रिलेशन, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है KA और KP में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं KA इंटू KP, अब इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 1 - sin फाई से 1 - sin फाई कैंसिल हो जाएगा, 1 + sin फाई से 1 + sin फाई कैंसिल होगा। तो इनमें जो रिलेशन होता है KA इंटू KP = 1, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, आपको फॉर्मूले भी सभी याद रखना है और इनमें रिलेशन भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 171 आंसर क्या होगा, आंसर B करेक्ट होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर
बी ऑप्शन करेक्ट है। यदि आपको पेसिव अर्थ प्रेशर पूछा जाता है तो उसके लिए सी आंसर हो जाता है पेसिव अर्थ प्रेशर पीपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 171 आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 172 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रीप ऑफ मेटल इज करेक्ट। आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि क्रीप ऑफ मेटल की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्रीप ऑफ मेटल के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है क्रीप इज डिफॉर्मेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर अंडर नो स्ट्रेस कंडीशन। ये पहला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है क्रीप की, तो जो कि गलत होगी। ऑप्शन बी क्रीप इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्रीप इज द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। क्रीप जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट है डिफॉर्मेशन और अंडर स्ट्रेस, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी फॉर अ गिवन लेवल ऑफ स्ट्रेस द रेट ऑफ क्रीप इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स टाइम पे तो वो डिपेंड होता है रेट ऑफ क्रीप, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 172 आंसर सी करेक्ट होगा। क्रीप इज टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 172 आंसर सी इज करेक्ट। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्रीप क्या होता है। क्रीप टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल या मटेरियल वाइल अंडर एन अप्लाइड लोड डेट इज बिलो इट्स इल्ड स्ट्रेंथ। उसकी इल्ड स्ट्रेंथ से यदि कम पे अगर कोई लोड लगता है और लॉन्ग टाइम के लिए, वो ज़्यादा समय की यदि बात होती है 8 साल 10 साल, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए हम अगर देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होता है। जो क्रीप होता है ये लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होता है, टाइम डिपेंडेंट होगा, उसको हम कहेंगे क्रीप। क्रीप इज मोर सेवर इन मटेरियल्स डेट आर सब्जेक्टेड टू हीट। यदि हीट अगर किसी मटेरियल पर सब्जेक्टेड है तो क्रीप वहाँ पर ज़्यादा होगी। कैसे होगी, फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड जनरली इंक्रीजेस एज दे नियर देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। उसके मेल्टिंग पॉइंट के अगर नियर होगी तो क्रीप वहाँ पर बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर पे भी क्रीप डिपेंड करती है, यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्रीप भी ज़्यादा होती है। क्रीप का मतलब हो जाता है डिफॉर्मेशन, और कौन सा डिफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन, बिना किसी एक्स्ट्रा लोड लगाए अगर मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है तो वो क्रीप कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन है, ज़्यादा समय में अगर डिफॉर्मेशन आता है, जो भी लोड ऑलरेडी उस पर लगा हुआ है उसके कारण, वो कहलाएगी क्रीप। द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज अ फंक्शन ऑफ, जो क्रीप या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ क्रीप, वो किसका फंक्शन होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर टेम्परेचर एंड द अप्लाइड स्ट्रक्चर लोड। जो स्ट्रक्चर का लोड अप्लाइड है उस पर ऑलरेडी, ये इन फैक्टर पे डिपेंड करती है क्रीप या डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 172 आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 173 इन अ क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड अदर क्वांटिटीज रिमेनिंग द सेम इफ द वायर डायमीटर इज डबल्ड then the stiffness of the spring when compared to the original one will become। यहाँ पर आपको स्टिफनेस क्लोज टू कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है, यदि उस पर एक्सियल लोड सब्जेक्टेड है और उसकी जो क्वांटिटीज़ है वो सब सेम रखते हैं, सिर्फ यदि उसका डायमीटर है जो वायर का उसको डबल कर दिया जाता है, तो आपको स्टिफनेस बताना है कि स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, जो पहले थी उससे कंपेयर करके बताना है स्टिफनेस कितनी होगी। तो फ्रेंड्स हम तो फॉर्मूला पहले देख लेंगे, स्टिफनेस होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका फॉर्मूला देखते हैं। क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, यदि उस पर एक्सियल लोड लगता है, क्लोज्ड हेलिकल कॉइल्ड जो हेलिकल स्प्रिंग है उस पर यदि एक्सियल लोड लगता है, तो उसके लिए एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 W इंटू डेल्टा। डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा 64 WR3N CD4। यहाँ पर इनकी वैल्यू भी दी गई, इनकी मीनिंग्स क्या होगी, जहाँ पर D क्या होगा डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, R मेन रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल, N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द स्प्रिंग मटेरियल, और W है एक्सियल लोड ऑन स्प्रिंग। ये तो यहाँ पर दिया गया है, इनकी मीनिंग्स दी गई है। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको स्टिफनेस पूछा गया है, स्टिफनेस कितनी चेंज हो जाएगी यदि जो वायर है उसका डायमीटर हम डबल कर देते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, स्टिफनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन इन अ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस की
जनरल डेफिनेशन भी यही होती है कि यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए या यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए कितना लोड लगाना पड़ता है वो अप्लाइड लोड क्या कहलाएगा, स्टिफनेस कहलाएगा उस मटेरियल की। यहाँ पर स्प्रिंग की बात हो रही है तो स्टिफनेस आप स्प्रिंग हो जाएगी लोड डिवाइडेड बाय कितना उसमें डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे डिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिफनेस निकल जाएगी, एस है, एस मतलब स्टिफनेस, स्टिफनेस का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल लेंगे स्टिफनेस और डायमीटर में, जो वायर का डायमीटर डबल किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, बाकी सभी चीज़ों के सेम कर दिया है, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है उसका डायमीटर। तो डायमीटर हम रिलेशन क्या हो जाएगा, स्टिफनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, ये एस है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की पावर कितनी होगी, 4 होगी। डायमीटर यदि हम डबल कर देते हैं, इफ वायर डायमीटर इज डबल्ड, तो नेक्स्ट जो स्टिफनेस होगी वो क्या हो जाएगी, डायमीटर डी की जगह हम 2d रख देंगे, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 16 टाइम्स। तो पहला जितना भी स्टिफनेस थी अब कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 173 16 टाइम्स जो स्टिफनेस होगी वो कितनी होगी, ओरिजिनल स्टिफनेस की 16 टाइम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 173 आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 174, ए कंपाउंड बार कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल ए एंड बी इज टाइटली secured at the ends. The coefficient of thermal expansion of A is more than that of B. When the temperature is increased, the stresses induced will be. यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो आपको स्ट्रेस बताना है कि ए और बी है, दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, क्योंकि उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है वो अलग अलग है। जो ए मटेरियल है उसका ज़्यादा है और बी मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन कम है। तो आपको बताना है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेंसाइल या कंप्रेशन कौन से मटेरियल में आएगी, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, वो आपको बताना है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वेन एवर देर इज सम इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ बार कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more डिफरेंट मटेरियल, यदि 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल के अगर बना हुआ है तो उसको हम कंपोजिट मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड भी कहा जाएगा। यदि उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसमें एक्सपांसन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होता है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस मटेरियल का एक्सपांसन होगा और टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन the two materials do not expand or contract by the same amount but expand or contract by different amounts. तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होगा, यदि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन अलग अलग है, जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से यहाँ पर बना हुआ कंपाउंड या कंपोजिट बीम या मटेरियल जो बना हुआ है, उसका यदि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन अलग अलग है दो मटेरियल का, तो उनका जो एक्सपांसन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने से वो अलग अलग अमाउंट में होगा, ठीक है। उनका कॉन्ट्रैक्शन और यदि उसका एक्सपांसन होता है तो वो अलग अलग अमाउंट में होगा, बट एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफरेंट अमाउंट्स। मटेरियल ए सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पर 2 मटेरियल दिए गए हैं, मटेरियल ए है, उस पर कौन सी स्ट्रेस लगेगी, कंप्रेसिव लगेगी। क्यों कंप्रेसिव लगेगी, क्योंकि द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ मटेरियल ए इज मोर देन बी एंड बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, जिसका लीनियर एक्सपांसन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ज़्यादा होता है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगी, और जिसमें कम होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी। इसको हम समझ लेते कैसे लगेगी टेंसाइल और कंप्रेसिव। 2 मटेरियल है, एक मटेरियल ए है और एक बी है। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये फिक्स्ड है दोनों एंड से, यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ए का लीनियर जो एक्सपांसन है कोएफिशिएंट वो ज़्यादा है, ए का अल्फ़ा ए, अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, अल्फ़ा ए ज़्यादा है किससे, अल्फ़ा बी से, अल्फ़ा ए इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा बी। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये ओवरऑल का एक्सपांसन होगा, ठीक है। ओवरऑल यदि हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपांसन होगा, लेकिन इसका थर्मल कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एक्सपांसन होगा, ठीक है, ये ज़्यादा एक्सपांसन होगा, और बी वाला मटेरियल कम एक्सपांसन होगा। तो इस केस में क्या होता है, एक का एक्सपांसन ज़्यादा हो रहा है और एक का कम हो रहा है। तो ये जो एक्सपांसन हो रहा है ए वाला पार्ट, इसको बी रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि बी का एक्सपांसन कम हो रहा है, तो ए वाले मटेरियल को बी वाला रोकने की कोशिश करेगा,
और बी वाले मटेरियल को ए वाला खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो एक बार और। इनका थर्मल एक्सपांसन अलग अलग है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। तो इस केस में क्या होता है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, मटेरियल ए ज़्यादा एक्सपांसन होगा तो बी को ये खींचेगा कि इसको भी एक्सपांसन बराबर कर सके, और बी वाला जो है उसका एक्सपांसन कम हो रहा है तो ये कोशिश करेगा कि ए का कम एक्सपांसन जो ज़्यादा हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इनका एक्सपांसन अलग अलग होगा, और जिसका एक्सपांसन ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका एक्सपांसन ज़्यादा होगा तो ये बी उसको रोकने की कोशिश करेगा तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी, और बी इसको क्या करेगा, ए एक्सपांसन करने की कोशिश करेगा तो बी में टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। क्वेश्चन नंबर 174 आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव इन मटेरियल ए एंड टेंसाइल इन मटेरियल बी। क्वेश्चन नंबर 174 आंसर सी करेक्ट आएगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर नहीं आया है तो आप ये याद कर लेना कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ज़्यादा होता है जिस भी मटेरियल का, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन कम होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। ये जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 175 और क्वेश्चन नंबर 176 ये दो नंबर अलग अलग डाल दिए हैं। जो थर्ड एडिशन है, जो जिसकी फ़ोटो मैंने फ्रंट पे लगाई है, उसमें जो गुप्ता एंड गुप्ता का थर्ड एडिशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 175 और क्वेश्चन नंबर 176 ये क्वेश्चन नंबर अलग अलग डले हुए हैं। यहाँ पर 176 डला है यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर 175 डला है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। वहाँ पर 175 और 176 दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे नंबर अलग अलग डला हुआ लेकिन क्वेश्चन एक ही है वो। अ सिंगल डायरेक्ट स्ट्रेस P एक्ट along the longitudinal axis of a bar of rectangular cross section. E is Young's modulus and 1/m is the Poisson's ratio of the material. Match list first with list second and select the correct answer using the codes given below the list. सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया गया 175 और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया 176। ये एक ही क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आपको जो दिया गया है उससे हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। एक यहाँ पर क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में, डायरेक्ट स्ट्रेस है एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक बार है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर एक टेंसाइल स्ट्रेस है P, यंग्स मॉडुलस दी गई है आपको, और 1/m पॉइजन रेशियो गिवन है। जो रेड पेन से बना हुआ है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये एक्स एक्सिस है, इसमें लोड लग रहा है, और ये वाई एक्सिस है। ऑप्शन ए यहाँ पर लिस्ट जो फर्स्ट है उसमें ए क्या है, स्ट्रेन अलोंग द एक्स एक्सिस, स्ट्रेन अलोंग द एक्स एक्सिस या स्ट्रेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। लोड की डायरेक्शन में आपको पूछा जाता है, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी उसको कहा जाता है। उसका सिंपल फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस का क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, ये आपको निकालना है। तो ये लेफ्ट साइड जाएगी और ये राइट साइड आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी, सिग्मा बाई ई, और यहाँ पर सिग्मा कितना दिया गया है, P है, तो P बाई ई। फर्स्ट जो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट में A दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड P बाई ई। स्ट्रेन अलोंग द एक्स एक्सिस P बाई ई होगी। स्ट्रेन अलोंग द वाई एक्सिस मतलब लोड जो लग रहा है उसकी लेटरल डायरेक्शन में हमें यदि स्ट्रेन निकालना है उसको हम लेटरल स्ट्रेन भी कहते हैं। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड कर ली, कितनी है, P बाई ई। पॉइजन रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/m। यहाँ से हम लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे, कितनी होगी, P बाई एम ई। अब ये भी देख लेते कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 175 लिस्ट फर्स्ट में B जो दिया गया है उसके लिए करेक्ट होगा 1, और C और D इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं। C है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P² डिवाइडेड बाई 2E। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसका फॉर्मूला होता है थर्ड। इससे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175 आंसर क्या हो जाएगा, A के लिए 2 है, B के लिए फर्स्ट है, C के लिए क्या होगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 175 आंसर C इज करेक्ट, D करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर क्या हो जाएगा, D करेक्ट होगा। A के लिए सेकंड होगा, B के लिए फर्स्ट है, C के लिए फोर्थ, और D के लिए क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 आंसर D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 176 नहीं होगा क्योंकि वो हमने डिस्कस कर लिया है। 177
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वेल्डिंग और रिवेट को कंपेयर किया गया है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम वेल्डिंग और रिवेट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। रिवेटेड जॉइंट्स एंड वेल्डेड जॉइंट्स आर टू टोटली डिफरेंट वे टू जॉइंस पीस ऑफ मेटल। जो मेटल है उसके 2 पीस को यदि ज्वाइन करना है तो उसके लिए या तो हम रिवेट जॉइंट का यूज़ करते हैं या वेल्डेड जॉइंट, ये दोनों अलग अलग हैं। रिवेट का मतलब क्या हो जाएगा, रिवेट्स आर बोल्ट लाइक डिवाइस यूज्ड टू सिक्योर 2 पीस ऑफ मेटल टुगेदर। रिवेट का मतलब नट बोल्ट आपने देखे होंगे, उसका यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार का एक डिवाइस होता है, उसका यूज़ हम करते हैं 2 मेटल के जो पीस होंगे उनको ज्वाइन करने के लिए। और वेल्ड क्या होता है, वेल्ड होगा हाई हीट टू मेल्ट द पीस ऑफ मेटल टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट। जो मेटल होती है जिनको आपस में ज्वाइंट करना है उसी पर ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करके क्या किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है और वो दोनों मटेरियल आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। अब इनमें हम कंपेयर कर लेते दोनों को। फर्स्ट पॉइंट है वेल्ड जॉइंट डज नॉट रिक्वायर होल्स ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द जॉइंट्स। जो वेल्ड होता है उसमें किसी भी प्रकार से हमें होल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें होल की आवश्यकता नहीं होगी। रिवेट में क्या होता है, सीरीज ऑफ होल्स, उसमें होल्स की सीरीज बनाना पड़ती है जो भी कंपोनेंट होगा प्रायर टू रिवेटिंग फॉर द पासेज ऑफ रिवेट को पासेज करने के लिए वहाँ पर हम होल बनाते हैं। सेकेंड कंपेरिजन क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड जॉइंट इज़ वेरी हाई। जो वेल्ड जॉइंट होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। वेल्डेड स्ट्रक्चर्स हैव स्ट्रेंथ इक्वल टू डेट ऑफ पेरेंट कंपोनेंट्स। जो वेल्डेड स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर हमने वेल्ड किया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, जो पर्टिकुलर उस कंपोनेंट की होगी, जिस भी कंपोनेंट की हमने वेल्डिंग की है उसको कहा जाता है पेरेंट कंपोनेंट्स। मतलब 4 कंपोनेंट मान लो एग्जांपल में, ये 4 कंपोनेंट है और इन चारों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्ट्रेंथ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, जितनी स्ट्रेंथ इन मटेरियल की थी उतनी ही स्ट्रेंथ उस स्ट्रक्चर की बन जाएगी। वेल्डिंग यदि हम करते हैं तो उसको हम पेरेंट कंपोनेंट्स कहा जाता है। रिवेटेड स्ट्रक्चर्स हैव लोअर स्ट्रेंथ कंपेयर टू द पेरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया। यदि हम रिवेट करते हैं, रिवेट के द्वारा 2 मटेरियल जो मेटल है उनके पीस को ज्वाइन किया जाता है रिवेट की सहायता से, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। किससे, जो पेरेंट स्ट्रक्चर होगा या पेरेंट कंपोनेंट होगा उससे कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन हम कम कर देते हैं, क्योंकि उसमें होल करना पड़ता है और होल करके उसमें नट बोल्ट की सहायता से या रिवेट की सहायता से उसको ज्वाइन करते हैं। तो उसमें हम होल करेंगे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा और एरिया कम होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। थर्ड पॉइंट है वेल्ड जॉइंट्स आर ससेप्टिबल अंडर वाइब्रेशन और रिवेट जॉइंट्स परफॉर्म एक्सीलेंट अंडर वाइब्रेशन। तो फ्रेंड्स, जो वेल्ड जॉइंट्स होता है जहाँ पर हमने वेल्ड किया है वह जॉइंट वाइब्रेशन में कमज़ोर होता है, ठीक है, ससेप्टिबल अंडर वाइब्रेशन। और यदि हम रिवेट की बात करते हैं तो वो एक्सीलेंट होता है वाइब्रेशन। यदि वाइब्रेशन लोड आता है तो वहाँ पर एक्सीलेंट होगा रिवेट जॉइंट्स। लास्ट पॉइंट है वेल्डेड स्ट्रक्चर्स आर लाइटर इन वेट। जो वेल्डेड स्ट्रक्चर होता है उनका वेट कम होता है और जो रिवेट स्ट्रक्चर होगा उसका वेट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें उसमें एडिशनल कुछ कंपोनेंट्स उसमें लगाना पड़ता है ज्वाइंट करने के लिए। यूसेज ऑफ एडिशनल स्ट्रैप्स किस तरीके से करते हैं, मान लो ये 2 मटेरियल है, इनको यदि आपस में ज्वाइंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक प्लेट लगाना पड़ेगी, इसके नीचे एक प्लेट लगाना पड़ेगी, इनमें होल करके इनको आपस में ज्वाइंट करते हैं, इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हमने मटेरियल लगाया है इसका भी वेट बढ़ जाएगा, किसमें, रिवेट जॉइंट में। तो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आप वीडियो को रोक लो यहाँ पर और इन चारों पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लो, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा हमारा आंसर होगा। यदि आप चारों पॉइंट यदि डिस्कस कर लोगे तो आप आंसर भी बता दोगे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। वीडियो को रोक के पहले 4 आंसर आप जो 4 स्टेट मैंने यहाँ पर कंपेरिजन बताया है वेल्ड और रिवेट में, इनको एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 177, वेल्डेड स्ट्रक्चर्स आर यूजली लाइटर देन रिवेटेड स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, ये तो सही हो जाएगा, जो वेल्ड स्ट्रक्चर है उसका वेट कम होता है। सेकेंड, वेल्डिंग अलाउस द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स इन सच अ मैनर डेट द जॉइंट्स प्रोवाइड मैक्सिमम एफिशिएंसी। उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है वेल्डिंग की। ड्यूरिंग वेल्डिंग द मेंबर डू नॉट गेट डिस्टॉर्टेड। यदि वेल्डिंग की जाती है तो उसमें जो मेंबर होता है उसमें डिस्टॉर्टेड नहीं आता, मतलब वो टूटता नहीं है, उसमें कोई
ऐसा डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। जब वेल्डिंग की जाती है तो उस मेंबर को पिघलाया जाता है, उसमें मेल्ट किया जाता है ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करके। टेम्परेचर बढ़ाया जाता है मटेरियल का, उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो उस मटेरियल में डिस्टॉर्टेड आता है, ठीक है, वो मटेरियल टूटता है। तो ये गलत हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 177 फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 178 इन द फिगर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस in order that the resultant stress on the plane AB is the value of theta should be। फ्रेंड्स यहाँ पर दो प्लेन दिए गए हैं, परपेंडिकुलर प्लेन है, उन दोनों प्लेन पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपको दिया गया है। सिग्मा 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा 2 मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो यहाँ पर एक प्लेन है थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे एक प्लेन लिया गया है AB, उस प्लेन पे आपको बताना है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस कितनी होगी। आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछी गई है। इसका ये फॉर्मूला तो वैसे गिवन है आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस का, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और उस फॉर्मूले में हमें थीटा क्या रखेंगे कि ये फॉर्मूला आएगा। तो पहले तो हम बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेसिक, और उसमें हम फिर थीटा रखेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ये आपको बताना है कि थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो ये आपको जो गिवन फॉर्मूला है वो होगा आंसर, ये दिया हुआ है ऑन प्लेन ए बी। यदि ए बी की हम बात करते हैं तो ए बी पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एन और टाउ का ये दोनों फॉर्मूले होंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस 2 थीटा, और टाउ का फॉर्मूला होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। तो फ्रेंड्स यदि हम इस पर निकाल लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस ए बी प्लेन पे, तो ए बी प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, सिग्मा आर। इन दोनों का हम क्या करेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर को अंडर रूट कर देंगे, तो क्या निकलेगी वहाँ पर सिग्मा एन निकलेगी। तो जिस भी प्लेन पे हमें रिजल्टेंट पूछी जाती है उस प्लेन पे हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे और टेंजेंशियल स्ट्रेस, उन दोनों को स्ट्रेस को निकालने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट स्ट्रेस बता सकते हैं कितनी होगी। यहाँ से हम वैल्यू रख देते सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू रखेंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर होगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे और अंडर रूट में आएगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो आपको देखना है कि इस दोनों की जगह हम थीटा में क्या वैल्यू रखें कि ये फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये सिग्मा एन की जगह सिग्मा आर है रिजल्टेंट। यहाँ हम क्या रखें फॉर्मूले में, कोस 2 थीटा या साइन 2 थीटा की जगह, कि यहाँ पर ये फॉर्मूला चेंज हो जाए, जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम थीटा 45 रख के देख लेते हैं। यदि कोस 2 थीटा की जगह थीटा 45 रखेंगे तो कितना होगा, कोस 90, और कोस 90 डिग्री का मतलब होता है 0, 0 होगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। सिग्मा एन कितना बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 साइन 2 थीटा, थीटा 45 रखेंगे, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मतलब 1 होता है, तो टाउ कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो फ्रेंड्स यदि हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर होगा, 45 डिग्री रखते हैं, तो सिग्मा आर ये फॉर्मूला आ जाएगा जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 178 थीटा कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 179 फॉर वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द सेम मटेरियल हाइट एंड वेट हैव द सेम एंड कंडीशंस। यहाँ पर 4 आपको वर्टिकल कॉलम्स दिए गए हैं, अलग अलग सेक्शन है। पहले का सेक्शन सॉलिड स्क्वायर है, सेकंड थिन होलो सर्कल, सॉलिड सर्कल और आई सेक्शन, ये 4 सेक्शन दिए गए हैं जो कि सेम मटेरियल से बने हुए हैं, हाइट भी सेम है और उनका वेट सेम है, और एंड कंडीशन भी सेम दी गई है। द बकलिंग लोड विल बी लार्जेस्ट फॉर अ कॉलम हैविंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन। आपको बकलिंग लोड बताना है कि किस कॉलम के लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बकलिंग लोड का, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। तो यहाँ से बकलिंग लोड किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के, और जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी के लिए बकलिंग लोड ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 179 आई की वैल्यू थिन होलो सर्कल जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 179 आंसर बी इज करेक्ट। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, ये आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाती है। एल इफेक्टिव अलग अलग एंड कंडीशन के लिए, यदि कॉलम के दोनों एंड कैसे हिंज है या पिन है, ठीक है,
उसके लिए एल इफेक्टिव जो ओरिजिनल लेंथ होगी उसके बराबर होगी, एक्चुअल लेंथ के बराबर। यदि एक एंड फिक्स्ड है अदर फ्री है उसके लिए आप देख सकते हो 2L के बराबर। इसी प्रकार चारों एंड कंडीशन के लिए आपको इफेक्टिव लेंथ पता होना चाहिए, एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ इनमें रिलेशन क्या होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार elongating under its own weight are increased in the proportion m:1, then the total elongation will increase in the ratio। एक प्रिज्मेटिक बार है, यदि उसके खुद के वेट के कारण, उसके ऑन वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण उसका जितना एलोंगेशन हुआ है, यदि हम सभी डायमेंशन को इंक्रीज कर देते हैं m:1 रेशो में, तो उसका टोटल एलोंगेशन किस रेशो में बढ़ेगा। तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि खुद के वेट के कारण प्रिज्मेटिक बार का एलोंगेशन कितना होगा। एलोंगेशन ड्यू टू ऑन वेट या सेल्फ वेट डेल्टा एल बराबर WL डिवाइडेड बाई 2AE। यहाँ पर डायमेंशन की बात हो रही है तो डायमेंशन में लेंथ आ जाएगा और उसका एरिया होगा, तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ये हमने रिलेशन निकाला, यहाँ पर एलोंगेशन और डायमेंशन में रिलेशन हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि यदि आपको एलोंगेशन पूछा गया है कितना इंक्रीज होगा, जिस रेशो में डायमेंशन बढ़ाई जाती है, जिस भी रेशो में डायमेंशन बढ़ाते हैं उसी रेशो में एलोंगेशन भी बढ़ता है। टोटल एलोंगेशन इंक्रीज इन द सेम रेशो डेट इज m:1। यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, आंसर क्या होगा m:1 करेक्ट होगा। जिस रेशो में डायमेंशन को बढ़ाया गया है उसी रेशो में इलोंगेशन भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 180 आंसर सारे गलत है, आंसर क्या हो जाएगा m:1 इज करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।